सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लासेस है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है और हड़प्पा सभ्यता में आप लोग नगर नियोजन के बारे में आज पढ़ेंगे कि सभ्यता के लोगों ने इस सिटी को कैसे प्लान किया था। तो इस बार जो है आपका, जैसे कि कल आपके बीपीएससी 68 मेंस का एग्जामिनेशन पेपर जीएस पेपर 1 का हुआ था, उसमें आप पेपर देखे होंगे आप लोग सब लोग। तो पेपर तो खैर ठीक है, बट थोड़ा सा अब ये है कि आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जिस पैटर्न से यूपीएससी का जो क्वेश्चन बन रहा है बस उसी तरह से अभी क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा है। कम कम नंबर का क्वेश्चन डाल रहा है, जैसे 8 नंबर 5 नंबर का के, जैसे कि आप पेपर देखे होंगे सब लोग। तो पेपर में क्या कर दिया है कि अब छोटे छोटे क्वेश्चंस डाल रहे हैं और आपके चॉइस घट जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, चॉइस घट जाता है। चॉइस कैसे घट जाएगा, जैसे कि आप हिस्ट्री में देखेंगे कि पहला नंबर का क्वेश्चन ए बी सी डी ई करके दिया है और उसमें पांचों लिखना है, मजबूरी है, क्योंकि 38 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें कोई एक नहीं छोड़ सकते। इस सब जोड़िएगा तो 38 नंबर होगा, 24 और 14 38 होगा। यानी कि एक नंबर क्वेश्चन खंड सेक्शन 1 से अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ए बी सी डी ई पांचों लिखना है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। और इसमें क्वेश्चन छूटने की बहुत संभावना रहती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में नंबर भी अच्छे आते हैं तो क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। 5 को लिखिएगा, अगर 200 वर्ड में भी लिखिएगा तो सिंपल आप समझिए 1000 वर्ड में चला गया। यही लॉन्ग लेंथ में 600 500 में लोग लिख के निकल जाता है, तो समय को भी तो देखना पड़ेगा। और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो रिपीट है, ये 64th मेंस में आया था क्वेश्चन। या अथवा करके दिया है कि योजनाओं अंतर बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा। चलिए, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप 2 का ए न तो बी ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर चॉइस कम हो रहा है, जैसे 3 में प्राचीन काल में उत्तर भारत के मंदिर का विकास। अब देखिए, अब ये कहां से कहां घूम गया क्वेश्चन। अब एंशियंट हिस्ट्री में मंदिर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब यहाँ से भी सवाल आपको यहाँ से पूछे जाने लगे हैं, जबकि इस तरह का सवाल पहले नहीं पूछ रहा था। एंशियंट में जब पूछना था तो वही 3 कला के बारे में पूछा जा रहा था, और उत्तर भारत में मंदिर के विकास का विश्लेषण करिए। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हुआ, जो कल एग्जाम दिया होगा ये क्वेश्चन तो छोड़ा ही होगा कि प्राचीन भारत में मंदिर का कैसे कैसे विकास हुआ। ये सबको लिखना इतना आसान नहीं है, इस तरह से तो पहले क्वेश्चन आता नहीं था। अब भले आ गया तो अब लोग तैयारी कर लेगा, अब आएगा तो लोग लिख सकता है, बट उस समय तो नहीं लिखेगा कोई। फिर समाज और संस्कृति रविन्द्रनाथ टैगोर, चलिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग लिख लेगा उसको छोड़ करके। इस तरह से देखिए आपके चॉइस कितने कम हो रहे हैं। पहले क्या था, हिस्ट्री में चॉइसेस बहुत रहता था, 6 में 3 अटेम्प्ट करना था। अब चॉइसेस और को अगर मान लीजिए हम नजरअंदाज करते हैं और में एक ही ऐसा दे दिया है जो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उस हिसाब से एक नंबर अगर कोई अटेम्प्ट करता तो पांचों पता होना चाहिए, तब जाके कोई एक अटेम्प्ट लेगा। ठीक से 2 नंबर अटेम्प्ट कर लेगा, 3 नंबर कर लेगा, फिर एक क्वेश्चन छूटने का चांस बनेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आपको लिखना है इसमें। अथवा अथवा कर दिया है तब भी सोचिए 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 3 नंबर 4 नंबर हो गया, फिर सेकेंड सेक्शन में आइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सेकेंड वाला सेक्शन, जैसे एसडीजी गोल 16 है, चलिए ये हर किसी को याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है इसका। लेकिन इसमें भी क्या कर रखा है, ए बी सी डी ई 5 को करा है एक क्वेश्चन। यानी आपको ये झलक दे रहा है कि अब जो आगे एग्जाम आप दीजिएगा ऐसे ही रहेगा, छोटे छोटे करके आपको ये क्वेश्चन रहेगा आगे चल करके, ये बहुत बड़ा समस्या जनरेट करेगा। उसके बाद जो है आपको आगे जो है ये क्वेश्चन हो गया। फिर सेक्शन 3 में स्टैट का वही रहा है, तो इसीलिए देखिए अब जो मेंस की तैयारी आपको करनी है,
तो कहने का मतलब ये है कि देखिए पैटर्न कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, बट हाँ ये झलक जरूर है कि आगे कमिंग टाइम में आपकी जो मेंस की एग्जामिनेशन बीपीएससी का होगा खास करके, वो हो सकता है कि यूपीएससी के पैटर्न पे आ जाए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस की झलक दे दिया है स्मॉल साइज के क्वेश्चन। और स्मॉल साइज के क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास चॉइस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि 1 नंबर के क्वेश्चन को मैंने देखा कि अटेम्प्ट करना है तो उसमें आपको सारे पते होने चाहिए 1 से लेकर 5 तक, तब वो सब जोड़ के 38 नंबर होगा आपका। अब मान लीजिए इसमें हो सकता है एक क्वेश्चन ना पता हो, 2 क्वेश्चन ना पता हो, तो उस स्थिति में आपको क्वेश्चन कंपलसरी छोड़ना पड़ जाता है, फिर अथवा अथवा करके बचता है, तो फिर चॉइस कम होने लगते हैं आपके। अथवा अथवा में जाइएगा तो चॉइस कम होगा कि नहीं होगा, 1 नंबर मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मजबूर किया लिखने के लिए आपको, 2 और 3, 2 में चॉइस, चलिए 1 न तो ये वो नहीं आएगा ती लिखिएगा, 3 में लिखिएगा वो नहीं आएगा ती लिखिएगा, 2 क्वेश्चन लिखा जाएगा, बट 1 आपको कंपलसरी हो गया ना लिखना है। ऐसे ही सेक्शन 2 में भी मजबूर कर दिया आपको सर कंपलसरी क्वेश्चन 1, कर। हाँ बोलिए। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का दोनों का पहला क्वेश्चन मैंडेटरी अटेम्प्ट करना ही हाँ करना है। मैंडेटरी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके एक जो 5 क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिया, ये टाइम कंज्यूमिंग कर देगा। स्टेट में जो लोग बड़ा आराम से समय निकाल लेते थे पहले, मान के चलिए आप ये 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले एक ही क्वेश्चन लिखना होता था ना यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन तो दिए जरूर हैं, मान के चलिए 1 2 क्वेश्चन 2 4 है, और 4 क्वेश्चन ही मान लेते हैं इधर, और उसको 1 टोटल मानना पड़ेगा आपको। 4 क्वेश्चन में तो 2 इधर कंपलसरी कर ही दिया, 1 को कंपलसरी कर दिया, फिर सेक्शन 2 में वही कर दिया 1 कंपलसरी का। अब बताइए इस पांचों में कोई एक जरूरी नहीं ना कि एक आया एक नहीं भी आया, इसलिए अब आप लोग अलर्ट हो जाइए। अब मेंस में भी पीटी में जैसे आप वो नहीं कर सकते हैं हवाबाजी, वैसे मेंस में भी हवाबाजी नहीं चलेगा। पहले मैं यही कह रहा था कि मेंस में 50 क्वेश्चन में बता दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा मामला यहाँ से चेंज हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, यानी सिलेबस कंप्लीट जो लिखा है वो पूरा पढ़ के मेंस में बैठना पड़ेगा, ये मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। अब आप उसमें छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले पीटी निकाल लीजिए और 3 महीना दम लगा के पूरा सिलेबस पढ़ के एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो खैर चलिए अब आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सवाल हम पहले पूछेंगे। पहले आप लोग को बोले थे, कमिटमेंट था कि रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो पहले पूछेंगे, पूछने के बाद हम आगे की ओर मूव करेंगे, क्योंकि जानना जरूरी है। अब ये बताइए हमें जल्दी जल्दी जिनको जानकारी है, प्रोटो हिस्ट्री किसको कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, फास्ट बोलिएगा। जिसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ बट डिसाइफर अभी तक नहीं हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री। बिल्कुल सही है, रिवीजन होता रहेगा, माइंड एकदम कंटिन्यू आप लोग का रहेगा। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि लोहा के बारे में जो पहली जानकारी है, कब लोहा के बारे में कहाँ पे पता चलता है, ईस्वी के हिसाब से, ईस्वी के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, ऋग्वेदिक एज में से, ऋग्वेदिक में नहीं, उत्तर वैदिक में 1100 बीसी बोले, ठीक है। 1100 बीसी के बारे में मैंने बताया था ना, 1100 बीसी याद रखिएगा, डेट लाइन वही है। यूज तो भले आया बट उतना प्रॉपर नहीं यूज हुआ, यूज आगे चल के होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब मुझे ये बता दीजिए कि कुल्लीनाल जो संस्कृति है, कुछ चर्चा किए थे कुल्लीनाल, ये कहाँ पे बताए थे, किस क्षेत्र में कुल्लीनाल संस्कृति मिलती है, कुल्लीनाल संस्कृति के बारे में कुछ जिक्र किए थे। कुल्लीनाल है, मेही है, निंदवारी है, ये सब कुछ संस्कृति है कहाँ पे, कुल्लीनाल एमपी कहाँ बताए थे। कुल्लीनाल संस्कृति जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बताए थे ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, याद कीजिए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे हड़प्पा में कौन से प्लेसेस थे जिसमें कि उत्खनन किया गया, तो उसमें एक तो वो तीनों से संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा के 1 से, हड़प्पा 2 से, हड़प्पा 3 से, ठीक है, जहाँ पे कई लेयर में जो है वहां पे मतलब बसने के प्रमाण मिले हैं। अगर मैं आपको क्लू दो तो 16 लेयर के लगभग जो है। अब बताइए। लोथल सर, लोथल नहीं, कालीबंगा है, ठीक है, वो प्लेस है कालीबंगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए आप लोग कि
हड़प्पा सभ्यता का जो है दौरा, जो सबसे पहला व्यक्ति है, क्या नाम बताए थे जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया है, हड़प्पा साइट का दौरा किया है? कनिंघम। हड़प्पा नहीं, हड़प्पा सभ्यता दौरा करने वाला सबसे पहला पर्सनैलिटी का नाम। डी.आर. साहनी। और किसी को याद आ रहा है क्या? जॉन मार्शल। जॉन मैनसन। चार्ल्स मैनसन ना, चार्ल्स मैनसन बताया था। 1926। यस सर। 1826 ना, 1826 में, ये सर। चार्ल्स मैनसन। क्या नहीं याद रहा? अब डेली पूछेंगे, बता रहे हैं। अभी समझिए आप एक्शन मोड में अभी चल रहे हैं। और आज लाइव क्लास जो नए आए हैं, आज लास्ट अल्टीमेटम है। आज जितना रिकॉर्डेड बाद में देखिएगा, कल से रिकॉर्डिंग ऑप्शन हटा देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्लास, क्योंकि लाइव क्लास नहीं आते हैं तो यहाँ परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा? यहाँ आइएगा, आप में क्या प्रोग्रेस हुआ, आपका उत्तर देने पर निर्भर करता है। उत्तर फिर किस तरीके से दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। कभी पीटी में चेंज कर रहा है, कभी मेंस में चेंज कर रहा है, तो इस हिसाब से समझ रहे हैं ना। बहुत ये है, अब आप बहुत एक्शन मोड में रहना पड़ेगा, बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब ये मुझे बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डेट निर्धारण किया है, कौन सा विधि इस्तेमाल किया गया है? जैसे उसमें हम बताए थे, एक सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि का चर्चा किए थे। पोस्टोफोर्ड। कार्बन 14। एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। कार्बन 14। हाँ, निरपेक्ष विधि आपको समझा रहे, जो क्वेश्चन समझिए ना, वो नहीं पूछे कौन विधि से क्या। उस विधि में भी दो है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष विधि। तो निरपेक्ष विधि है, याद कीजिएगा, निरपेक्ष विधि बोले थे। उस विधि में कौन सी इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ? तो कार्बन 14 का हुआ। और अच्छा से पढ़ना है, टाइम एकदम बर्बाद नहीं कीजिए, बार बार समझा रहे हैं। इसके बाद बोले थे कि मैगजीन का नाम लिए थे, जो हड़प्पा सभ्यता संबंधी जो साइट्स खोजे गए थे, उसमें एक मैगजीन, हाँ, इंडियन एंटीक्वेरी। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, ऑप्शनल का पेपर हिस्ट्री का आएगा, देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा हड़प्पा का। हड़प्पा तो अभी है, बहुत बचा हुआ, इसी बीच में पेपर है, तो फिर भी आपको कुछ देखिएगा तो आपको खुद लगेगा हाँ, अब आपके जो जान है ना, किस तरह का जान आ रहा है। इसलिए बस समय का इस्तेमाल सही से कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल में जिसको 40% लग रहा है मार देंगे ना, वो बहुत गलत फहमी का शिकार है। ऐसे ऐसे डीपली क्वेश्चन होते हैं जो हवे नहीं लगता, नॉर्मल बुक में है ये नहीं, कहाँ से मार देगा उसका आंसर। तो इसीलिए हाईली ट्रेंड टीचर से सब पढ़ना होता है। ऑप्शनल जब भी पढ़िए तो हाईली ट्रेंड, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो मोहनजोदड़ो है, ये किस नदी के किनारे है? ये रिवर बताइए आप लोग। बहुत सिंपल सा सवाल है। मोहनजोदड़ो सिंधु। इंडस रिवर के, हाँ, इंडस है। और इससे जुड़े हुए व्यक्ति कुछ नाम याद आएगा? मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए कुछ पर्सनालिटी कौन? बनर्जी मार्शल। बनर्जी मार्शल, वत्स व्हीलर, ये सब कुछ थे, इतना लोग इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। सुप्रिया किस नदी के किनारे बताए थे? सुप्रिया 10 नदी, मकरान तट। अब आगे की ओर बढ़ जाइए, रोजडी किस नदी के किनारे? कोई रिवर बोले थे क्या रोजडी? नहीं सर, काठियावाड़ एरिया बताया। काठियावाड़ बोले थे ना। अच्छा ठीक है। प्रभास बताइए किस नदी के किनारे है? हरन नदी। प्रभास जो है हेरन रिवर के किनारे हैं। अब मुझे ये बताएं आप लोग, राखी गढ़ी जो है ये किस जगह है? इंडिया के कौन सी जगह है, कौन से स्टेट? हरियाणा। हरियाणा में जिंद जिला बताए थे। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये मुझे बताइए, मेही और निंदवारी, ये कहाँ पे ये सभ्यता मिली थी? मेही और निंदवारी आप लोग को लिखवाए थे, जो बहुत सारे प्लेसेस थे, उसमें मेही और निंदवारी का जिक्र किए थे। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है ना? पाकिस्तान के बलूचिस्तान बताए थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है। उसके बाद बताए थे सरायखोर, जलीलपुर, मूसाखेर, ये कहाँ पे प्लेस है? कुछ याद आ रहा है? पाकिस्तान से।
पाकिस्तान में कहाँ पे? पंजाब में रावी रिवर के किनारे है, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? और जो कुछ बताए थे जैसे मोहनजोदड़ो, लोहमजोदड़ो, आमरी, डावरकोट, ये कहाँ पे बताए थे, किस जगह बोले थे यार? इसमें डावरकोट पर बड़ा फोकस किए थे, याद आ रहा है? डावरकोट जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। जितना भी नाम लिए, चाहे नौशहरो हो, गवेरी वाला हो, सक्करौली हो, कोटची हो, मोहनजोदड़ो हो, चनुदारो हो, लोहमजोदड़ो हो, आमरी हो, डावरकोट हो, ये सब क्या है पाकिस्तान में इंडस रिवर सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और ज्यादातर जो है इसमें बंदरगाह है, जैसे डावरकोट बहुत फेमस बंदरगाह है, बालाकोट बहुत फेमस बंदरगाह है, अल्हदीनो ये बहुत फेमस बंदरगाह है यहाँ का। तो ये तीनों क्या है, बंदरगाह है। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़े जो साइट्स हैं कौन है? सबसे बड़ा साइट्स का क्या नाम? राखीगिरी, मोहनजोदड़ो। इंडिया में राखी गढ़ी। और इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट इन इंडिया? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है, चलिए सही बताएं। ये जो है आप देखेंगे तो इसका जो सीमा है उत्तर से दक्षिण, हड़प्पा सभ्यता की टोटल लेंथ कितने किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। 1400, मतलब उत्तर से दक्षिण बोल रहे हैं ना, तो 1400 हो गया, इधर से 1600 हो गया। और इसका जो जलीय सीमा है वो जलीय सीमा 1300। 1300। अब ये मुझे बताइए कि जो आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे है? आलमगीरपुर पिंडर नदी। रोपर किस नदी के किनारे है? रोपर किस नदी के किनारे है? नहीं याद आ रहा। चेनाब। सतलज। नदी के किनारे है। क्या सतलज। उत्तर है? राखी गढ़ी किस नदी के किनारे? सरस्वती। दैतवाद। सोतांग नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। वानावली किस नदी के किनारे है? सरस्वती रिवर। ये सरस्वती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। समूदर किस नदी के किनारे है? समूदारो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे, चलिए सही है। तो देखिए याद होने चाहिए, कोई मजाक नहीं, फिर कल पूछेंगे, जितना आज पूछे फिर कल पूछेंगे। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता में जुड़ा हुआ जो है एक शहर बताइएगा जहां से मृदभांड पर एक चित्र बना है, लोमड़ी का, कौवा का, कुत्ता का, वो कौन सा जगह है? लोमड़ी, कौवा, कुत्ता, कौन सा जगह है? हड़प्पा। लोथल जगह है, लोथल जगह। एक मृदभांड जिस पर लोमड़ी, देखिए इसको लिंक करके माइंड रखिए, लॉ से है लोमड़ी या लॉ से लोथल, कुछ कनेक्शन करिए। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो कुछ कनेक्शन बनाते थे, वैसे नहीं याद रह जाता था। बताए थे ना जो टीचर हम लोग के थे, लिखते लिखते अचानक खड़ा कर देते थे। अब जो पहला स्टूडेंट होता था उससे उत्तर नहीं निकलता था। अगर जो पहला स्टूडेंट जवाब दे दिया समझिए वो बहुत रिवीजन करता था, 99% केस में नहीं दे पाता था जवाब। अब अचानक लिख रहा, उसका माइंड लिखने पर अचानक उठा दिए, 10 सेकेंड में उत्तर दीजिए, नहीं तो बस क्लास से बाहर। तो कहने का मतलब इसे कुछ टोटका बनाते थे, बैठ कर कुछ कनेक्शन करते थे कि पूछा जाएगा ऐसे तो ऐसे उत्तर देंगे, ऐसे पूछे ऐसे उत्तर देंगे। और हम लोग का तैयारी में पूरा समय बर्बाद हुआ, 8 घंटे लगते थे, 3 आवर्स की क्लास तो करके आ जाते थे, उसके बाद 8 घंटा घर में परेशान रहते थे, खाना पीना छोड़ के बस हिस्ट्री पढ़ते रहिए। इसलिए एक समय आया जहाँ से मेरा हिस्ट्री से रुचि खत्म हो गई, मतलब वहां से क्लास हो गया, तैयारी हो गई हिस्ट्री पे, फिर बाद में लगा कि भक्त बेकार है इतना हिस्ट्री, क्योंकि पढ़ने के बाद भूलने का चांस रहता है इस विषय में। कितनों समझ लीजिए लेकिन फैक्ट्स का जब केस आएगा तो रिपीट करना पड़ता है बार बार, कंफ्यूजन को बचाने के लिए, उसी में टेंशन होने लगा बाद में। और ज्योग्राफी क्या है कि एक कंसेप्ट है, उसमें समझ लिए तो बाद में भुलाता नहीं है, दिमाग से कितनों भुलाने की कोशिश की, भुलाया नहीं। तो कम टाइम में जाए आउटपुट दे हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, मुझे लगा
लेकिन प्री का जहाँ बात आ गया वहाँ पे हिस्ट्री आ जाता है बीच में, क्योंकि वहां पे फिर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ना पड़ता है तो वहां पे फिर फैक्चुअल आ जाता है, वहां भी फिर फैक्चुअल वो विदेश वाला ला के दे दिया तो फिर टेंशन, अमेरिका का चीज पूछ दिया, जर्मनी का पूछ दिया, इसीलिए यहाँ सेफ साइड हो जाता है हिस्ट्री। और जनरली लोग हिस्ट्री पहला ऑप्शनल के तौर पर पहले यूपीएससी में ऑप्शनल होता था तो रख लेते थे, तो कुछ सुविधा होती थी और होता था, इस बहाने मेंस का भी तैयारी हो गया। तो यहाँ कनेक्शन है, और जिसके पास अप्रोच है वो अपना कर लेता है, जिसको नहीं है वो पीछे आ गया इसमें। अब कोई फिजिक्स लेके पीटी में नहीं है ना बैठता था यूपीएससी के, वो तो बर्बादे हो जाएगा, कहाँ से बना पाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और मुझे ये बताइए कि एक ऐसे मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन जिस पर कि हिरणी मनुष्य के बच्चे को दूध पिला रही, ये जो मिला है वो कौन सा प्लेस से मिला, हिरणी और मनुष्य के बच्चे को दूध पिला रही? मोहनजोदड़ो। नहीं याद आ रहा है, गलत बात, एकदम गलत बात। और किसी को याद आ रहा है? हड़प्पा। हड़प्पा से, हड़प्पा से। राइट आंसर। बोले रिवीजन कीजिए, रिवीजन, फांकीबाजी से काम नहीं चलेगा, बहुत फांकी मार रहे हैं। देखिए फांकी मारने से हमारा नुकसान क्या होगा, आपका खुद का नुकसान होगा, खुद का टेंशन होगा, बॉडी डिटोरिएट करने लगता है, जब रिजल्ट गिरने लगता है तो क्या होता है, माइंड एकदम टेंशन में रहेगा, लगेगा इतना पढ़ते हैं मेरा रिजल्ट गिर जाता है, तो खुद आप तनाव में आइएगा। उस वक्त टीचर आपको एक सपोर्ट के तौर पर, गार्जियन के तौर पर आपको यही कहेंगे ठीक है आगे की तैयारी कीजिए, लेकिन आगे की तैयारी का मतलब समझ रहे कितना समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी है। अगर कोई स्टूडेंट एक साल में सिलेक्शन नहीं लेता है मान लीजिए, तो उसके एक साल के कॉस्ट को सोचिए कितना बढ़ जाता है पढ़ाई का। पढ़ाई लिखाई इतना सस्ता नहीं रह गया। फिर प्रेशर, फैमिली प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, समाज का प्रेशर आ जाएगा, बहुत सारा टेंशन है उसमें। जो बच्चा करने वाला भी है वो बिखर जाता है, खुद को मैनेज नहीं कर पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को, रिविजन अच्छे से करिए। और ये मैं आदत बना लेता हूँ, 10 मिनट का स्टॉक आपको डेली मिलेगा, जब तक सबके जवाब नहीं आएंगे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही सारे, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत रिवीजन की जरूरत है, बहुत ज्यादा। जितना हल्का में समझ रहे हैं ना उतना हल्का नहीं है। पढ़ने के बाद कई बार रिवीजन करना है, उसके बाद माइंड में रहेगा, तब क्वेश्चन को समझना भी एक प्रॉब्लम रहता है ऑप्शनल में। क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो गया, मृदभांड बोल रहे थे, मृदभांड है, मीन मूर्ति तो मीन मूर्ति, प्रस्तर तो प्रस्तर, धातु धातु, समझ रहे हैं ना, मोहर तो मोहर, आपको समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें उतनी इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना है, तब एग्जाम में बैठना है जाकर। सोचिए कि किस हद तक रिवीजन करना होगा, और रिवीजन करवाने वाले होने चाहिए आपके साथ में। यानी कि आप अपने से कभी नहीं रिवीजन होता है, कभी नहीं होगा। एक अच्छे मार्गदर्शक चाहिए उस वक्त रिवीजन के लिए। इसलिए सारा खेल टिक जाता है रिवीजन पे। जिसको रिवीजन करने आ गया वो आया से कुछ भी बन जाएगा। अधिकांश के साथ दुर्भाग्य ये होता है कि वो रिवीजन नहीं करने आता, और रिवीजन के करने में बिखर जाता है, अंडर प्रेशर हो जाता है। इसलिए बराबर पूछेगा ना तो याद रहेगा। अब जैसे पूछे तो लोड पड़ा ना दिमाग पे, इतना जैसे क्लास ले रहे थे, अब आपको कह रहे थे रिवीजन कीजिए, एक दिन एनसीईआरटी उठाएंगे पूरा पूछेंगे, तब जोर पड़ेगा दिमाग के ऊपर, आप पढ़ क्या रहे हो, पढ़ाई का सही में उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वही तो एग्जाम हॉल में आपको करना है जी, आप जो पढ़ते हैं उसी का ना उत्तर देना होता है एग्जाम हॉल में जाकर के, कि कुछ नया करना है। तो आपको एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा ना, एक अच्छा खासा ट्रेनिंग होगा। और ये आया क्वेश्चन तो मारिएगा, नहीं आया तो सोच के मारिएगा, दिमाग लगाइएगा, लेकिन ये कंटेंट याद रहेगा तब ना। जब कंटेंट ही नहीं याद रहेगा तो दिमाग कैसे लगेगा? कोई दिमाग तब ना लगाता जब थोड़ा जानकारी होती है उस चीज की, कुछ चीजें याद होती है, यार मैंने तो पढ़ा था, ये चीज तो नहीं हो सकता, ये चीज तो नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, ये करना होता है। तो लौंडी कौवा कुत्ता वाला हो गया। उसके बाद जो है मुझे ये बताइए कि मरीन मूर्ति में जो है फ्रेंच कट दाढ़ी वाला पे बड़ा फोकस किए थे। फ्रेंच कट दाढ़ी ये कहाँ से मिला था? फ्रेंच कट दाढ़ी, लेकिन मरीन मूर्ति वाला हड़प्पा। हड़प्पा से। क्या बता रहे? हड़प्पा बता रहे हैं, हड़प्पा से फ्रेंच कट दाढ़ी बोले थे, हड़प्पा बोले थे क्या? लोथल 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 न बोलिएगा, हड़प्पा क्या बोल रहे हैं? लोथल बताए थे, फ्रेंच कट दाढ़ी मरीन मूर्ति वाला लोथल, ठीक है ना। उसके बाद जब विवादित घोड़ा है, घोड़ा वाला मरीन मूर्ति, विवादित बोल करके बोले थे, विवादित, हाँ घोड़ा लोथल कहाँ से? लोथल
लोथल सही है, लोथल इज राइट आंसर है। अब मुझे बताएं आप लोग, सिटी झुंझुना वाला अधिकतम मिरीन मूर्ति बोल रहे हैं, मिरीन मूर्ति में सिटी झुंझुना अधिकतम कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। हाँ मोहनजोदड़ो सही है। तो देखिए अच्छे से याद करिए, ठीक है ना, अच्छे से याद कीजिए। फिर मैं पूछ रहा हूँ, अब जो जो पूछे हैं उसमें से देखिए, हड़प्पा के पहली बार ध्यान किस व्यक्ति का गया था? हड़प्पा सभ्यता मेंशन हाँ, 1826। बैठ गया दिमाग में। जो मैगजीन में खबर आई थी कि इंडिया में एक इंडियन साइट ढूंढा जा रहा है, इंडियन एंटीक्वेरी था ना, ठीक है। अब मुझे ये बताए, आमरी किस नदी के किनारे? आमरी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, याद रखें, ऐसे ही याद रखें। बहुत अच्छा, गुड। अब मुझे ये बताइए कि सुरकोटाडा जो है किस नदी के किनारे है? सुरकोटाडा किस नदी के किनारे है? दस्त रिवर। हाँ, दस्त। सुरकोटाडा सबसे पहले दिमाग में लोकेट कीजिए कि प्लेस है कहाँ पे? सर बलूचिस्तान में। गुजरात में कच्छ क्षेत्र में है। बलूचिस्तान में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। कच्छ क्षेत्र में है, तो कोई रिवर लग रहा है होगा? नहीं सर, सुरकोटाडा बोले थे कोई क्या? कोई रिवर नदी नहीं नहीं बोले बता। थे ना, नहीं बोलिए ना। रिवर नहीं बताए थे सर। कच्छ क्षेत्र बताए थे, क्या बताए थे? गुजरात के कच्छ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र बोले थे, कच्छ क्षेत्र। अब मुझे ये बताइए आप लोग, जैसे कि एक प्लेस बताए होंगे आप लोग को, धोलावीरा बोले होंगे, ठीक है। तो कुछ हम बोले होंगे इसके बारे में, कुछ याद करके बताइए कौन सा जगह पे है, कौन लाइन पे है। कुछ इसे लिखवाए थे, कुछ रिकॉल कर सकते हैं तो करिए। सर तो गुजरात के पास से है। हाँ, इसमें याद कीजिए, लूनी जोजरी लाइन बोले थे क्या? जोजरी धोलावीरा लाइन। गुजरात में है, बट लूनी जोजरी, रूली रिवर है ना, लूनी और जोजरी उसी के लाइन पे बसा हुआ साथ, लूनी जोजरी रिवर के किनारे, ठीक है। तो ऐसे आई थिंक कुछ बोले होंगे आप लोग को, नहीं भी बोले होंगे तो माइंड में बोले थे रिवर याद करने के लिए। जितने प्लेसेस थे ऑलमोस्ट मैंने लिखवा दिए थे, जो जो है उसका उसका लगभग बता दिए थे। अब क्या करना है, रिवीजन करना है ताकि वो माइंड में रहे, और कमिंग एग्जामिनेशन पे पेपर आएंगे आपको अपने पता लग जाएगा, ठीक है ना। देख जाएगा आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि ऑप्शनल का क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि जो मूर्ति बनते थे, धातु वाला मूर्ति, उसके टेक्नोलॉजी का क्या बताए थे? धातु मूर्ति जो बनता था उसके कुछ टेक्नोलॉजी थे, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था? क्या दार है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बिल्कुल, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देख रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी, बाकी फांकी मार रहे हैं क्या जी? याद करिए, बता रहे हैं, पढ़ लिए हैं, अब आपको प्रदर्शन देना है, परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं। पढ़ना और परफॉर्मेंस करना दो चीजें होती है, बार बार बता रहे हैं। पढ़ते सभी लोग हैं लेकिन रिजल्ट सबका नहीं होता है। रीजन क्या है? रिवीजन है मेन रीजन। वहां पे आप लोग की मेरे नजरिए पढ़ाई पूरी हो गई है, ऑप्शनल का चलिए आपको पढ़ना है बस, लेकिन रिवीजन तो करना है ना अच्छा से, तभी तो जवाब दे पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। योगी मूर्ति जो बताए थे, सन्यासी वाली योगी मूर्ति, ये कहाँ से मिला है? लेकिन ये प्रस्तर मूर्ति है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो। और कबंध मूर्ति जो मिली है कहाँ से मिली है, और कितना सेंटीमीटर का बोले थे कबंध मूर्ति? 10 सेंटीमीटर है सर। अब जगह कौन है जहाँ से मिली है? हड़प्पा। बिल्कुल, हड़प्पा जगह से मिली है।
एक कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति मिली है, जो जैन धर्म में ये चीजें होती है। कहाँ से मिली है? लोहानीपुर पटना। हाँ, लोहानीपुर पटना से मिली है, बिल्कुल सही बात है। ये जो मोहर बनते थे, इस मोहर में सबसे ज्यादा कौन से मटेरियल का इस्तेमाल हुआ? एस्टीटाइट। एस्टीटाइट या टेराकोटा उसको बोलते हैं ना। ठीक, 85%। समझाए थे मोहर के बारे में, अच्छा से बता दिए थे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। अब ये 5 पशु बताए थे मोहर पे, मोहनजोदड़ो का मोहर है 5 पशु। कौन कौन पशु थे? बफेलो, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर। बिल्कुल, एकदम माइंड में फिट रखिएगा, आईएएस को ऑप्शनल में क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसे ही 5 जिनको पता होगा वो बनाया होगा उस क्वेश्चन को, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि एक ऐसे मतलब जो है मोहर मिले हैं जहां से ध्वज लगा हुआ, ध्वज है, मोहर पे ध्वज है, ध्वज। ध्वज मतलब झंडा, झंडा फ्लैग है लगा हुआ, तो कौन से मोहर है? नहीं आ रहा है? बिल्कुल, चनुदारो सही है। ऐसे में आज का जो परफॉर्मेंस रहा सबसे बढ़िया रजनीकांत जी का रहा। रजनीकांत जी, आपको दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ध्वज वाला सर चांदुदड़ो से है। ध्वज वाला चांदुदड़ो से है मोहर, जिन पर एक महिला के हाथ में ध्वज लिए हुए हैं। चनोदारो से, ध्वज वाला वही चनोदार तो चनोदारी ही ने बोले हैं। लोथल बोले हैं, चंदुदारो का बोले हैं? लोथल बोले थे जी, कोई नहीं। देखिए, चनुदारो सही आंसर है। अब इसमें यह है कि ओवर परफॉर्मेंस देखा जाता है, ओवर परफॉर्मेंस का ठीक है आज का, ठीक है। और बाकी लोग को भी मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन करिए अच्छे से, और क्लास में बॉक बन के मत रहिए। आदत डालिए, जितना आप क्वेश्चन पूछा जाए, जितना जवाब दीजिएगा उतना ही आप स्ट्रॉन्ग करो। और ऑप्शनल में खास करके बहुत बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, काफी बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपके जो परफॉर्मेंस हो अच्छा हो सके। और क्लास को एकदम सीरियस मोड में लेना है, क्लास के साथ मजाक नहीं करना है। जितना रिवीजन आपका उतना ही परफेक्शन लेवल बढ़ेगा। और सारा गेम रिवीजन का है, मैंने 100 बार बोला है। आप पढ़िए ज्यादा नहीं, लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए। आप रिवीजन के ड्यूरेशन को बढ़ाइए। अब जो एग्जामिनेशन के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, उसको मुझे देखते हुए ये बोलना पड़ रहा है कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए अभी से। एग्जाम बेशक सितंबर में है आपका, लेकिन आपने जितना पढ़े हैं, पुराने जितने नोट्स हैं, सबको रिवीजन कीजिए। और पर डे ये फिक्स कर देते हैं कि 10 मिनट, क्योंकि आज मैं ज्यादा देर पूछा हूं, लेकिन 10 मिनट पर डे मैं पूछूंगा, एकदम फिक्स है। पूछने से क्या होगा, आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, बहुत चीज यूं ही झटका में याद हो जाएगा। मान लिया अभी जवाब जो नहीं दिए होंगे, यही क्वेश्चन में रिपीट कर दूं तो सबका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो एक बार पूछ दिए, फिर दोबारा, तीबारा, 4 बार, 5 बार पूछ देंगे ना, तो बैठ जाता है दिमाग में। ये हम लोग साथ प्रैक्टिकल किया हुआ, क्योंकि हम लोग के गुरु जो थे बड़ी पूछते थे, जो ने पूछे क्लास है बाहर, तो डर के मारे पढ़ गए, इतना पढ़ गए ना, अच्छा को मतलब जब हिस्ट्री बोलते थे तो फिर बोलते थे। तो ये चीज होता है कि बना जाने अनजाने में ही कही, उसको भूले बस हम मान के चलते हैं। अगर वही टीचर पूछते नहीं तो फिर बड़ा शिथिल होकर पढ़ते, उतना एक्टिवली नहीं पढ़ते। और एक्टिवली जो पढ़े तो उसका हमको बड़ा फायदा मिला। बाद में हमको इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने कुछ अगर टॉपिक छिड़ जाता था तो उस पर 10 मिनट 20 मिनट बोलने की क्षमता आ गई थी। तो यही रीजन होता है, वो बार बार पूछने की वजह से हो गया था। आप लोग को यही मैं कहूंगा कि मैं तो पूछूंगा है, बट आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और कोशिश कीजिए कि आप जितना पढ़े हैं, आपके नोट्स बन चुके हैं लगभग, ऑलमोस्ट कोर चीज का नोट आपको बन गया, मैंने कई बार बता भी दिया, वो आपको रिवीजन कर लेना है। इसी मई में कर लेना है, ताकि जून में कुछ नया चीज उसमें ऐड करने का मिलेगा तो फिर आपको कवर में हो जाना है। और क्वेश्चन जितना भी है बीपीएससी में या अदर एग्जामिनेशन जो 2000 आपके 22 में हुए हैं और 23 में जितना होगा, वो सबको लिख लीजिए, एक जगह कर लीजिए। मैंने बताया था एक डायरी बनाने के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखने के लिए मैंने बोला था, जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और आपसे गलतियां हो रही है और बार बार रिपीट रूप में आ रहे हैं, उसको भी प्रोसेस में आगे करिए, जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू कीजिए। रिजल्ट निकालना है तो देखिए थोड़ा सा तपाइए खुद को, ये मत सोचेगा गर्मी है तो ये है, इसमें बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। गर्मी ठंडा भूल जाइए, एकदम पूरा सीरियस हो जाइए। बार बार मैं बोल रहा हूँ,
फ्री में आ जाइए। अब देखिए अभी जो लोग मेंस दे रहा है, वो जो कल लिखा होगा पेपर, वो जो एक्सपीरियंस गेन करेगा, वो जो पीटी फेल कर गया स्टूडेंट कर पाएगा गेन, बताइए। तो जब एग्जाम में आदमी बैठता है तो वहां का एक्सपीरियंस अलग होता है। जो लिखा होगा, जिसके सामने पहली बार क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन जो है 5 नंबर कंपलसरी आपके सामने आ गया, जिस तरह से यूपीएससी में भी होता है। यूपीएससी का ऑप्शनल में यह चीज तो कंफर्म होता है कि 1 और 5 वैट कंपलसरी है, लिखना ही आपको, जस्ट वही कर दिया है ये। उसके बाद अथवा अथवा कर दिया है तो 2 क्वेश्चन ही मिल रहा है, तो 1 क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया, लिखना है। अब यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ऐसे नहीं कि 2 लाइन लिख के छोड़ के अब बढ़ जाइएगा दूसरा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं ना है। जो क्वेश्चन है सब पे कुछ लिखिएगा ना, यानी आपके राइटिंग को भी रफ्तार बढ़ानी होगी, टाइम के ड्यूरेशन को मेंटेन करना होगा। अब चलिए मैं आगे को क्लास को करता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का जो है नगर नियोजन क्या है, सिटी का प्लान कैसे हुआ। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, नगर नियोजन में सिटी का प्लानिंग कैसे किया है। हड़प्पा सभ्यता का सिटी प्लानिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए बहुत समझ बनाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो आप जब पढ़िएगा, ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं इसमें तो 4 चीज 5 चीज पे ध्यान देते हैं। फॉर्मेट समझा देते हैं कि आप पढ़िएगा तो आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। जैसे कि नगर स्थापत्य के बारे में सबसे पढ़ेंगे कि नगर को बनाया कैसे है, कौन सा चीज से नगर बना हो। तो नगर स्थापत्य जो है ये होगा। सड़क के बारे में आपको पढ़ना होता है, सड़कों का अध्ययन, क्योंकि डायमेंशन नहीं क्लियर रहेगा तब पढ़िएगा क्या, कुछ भी पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको भवन का विन्यास कैसे है, भवन बसा कैसे है, यानी इसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या है भवन विन्यास का। उसके बाद जो है सुरक्षा को लेकर के ये लोग क्या किया है, सिक्योरिटी को पर्पस से। और एक जो बचता है जल मल निकास, जल मल निकास। ये 5 पॉइंट पे पढ़ लेना ही, ये टॉपिक को पढ़ लेना है। नगर स्थापत्य हो गया, ठीक है, सड़कों का अध्ययन हो गया, भवन विन्यास हो गया, सुरक्षा हो गया, जलमल निकास। तो कहने का मतलब है कि जब आप नगर नियोजन पढ़ते हैं तो आप इन 5 चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ने के बाद हर एक पे समझ बनाना है, तब जब क्वेश्चन यहां से आएगा तो आप बना लीजिएगा। अदरवाइज जो वो हुलुला वाला पढ़ाई लोग कर रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला, ज्यादातर तो वही कर रहा है। टाइम कहाँ है उसको एक बार समय देके पढ़ने का, कोई नहीं पढ़ना चाहता। सब सोचता है 1 महीना में आए, संजीवनी बूटी खिला दे, बस हो गया तैयारी। अब बीपीएससी ने पैटर्न बदल लिया है और धीरे धीरे वो सब में बदल लेगा पैटर्न। अब चलिए आगे को हम बढ़ते हैं। सबसे पहले नगर स्थापत्य का अध्ययन। नगर स्थापत्य के अध्ययन के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। नगर स्थापत्य को अगर देखिएगा तो आपको पहले से बताया जा चुका है कि इसके जो मेन नगर हैं, जिसमें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदारो, लोथल, कालीबंगा, वानावली, धोलावीरा, ये मेन नगर है। नियोजन का बात करेंगे तो मेन नगर का हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ऐसे बस्तियां हैं जो नगर नहीं बने हैं, नगर के प्रोसेस में है, यानी गांव से नगर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं वो, जिसमें कि सुक्टा जंडूर, रहमान की ढेरी, राखी गरी, आमरी, सुरकोटाडा, रंगपुर, रोजडी, आलमगीरपुर, ये वो साइट्स हैं
जो नगर नहीं है, नगर के पथ पर चल पड़े हैं, नगर करके रहेंगे इसको। तो स्वाभाविक है, हड़प्पा सभ्यता में आप जब पढ़ते हैं नगर, तो यहाँ के प्रमुख नगर जो है आपको मैं बता दूं, प्रमुख नगर कौन सा प्रमुख नगर है, तो 7 माना जाता है, 7 वास्तविक नगर थे यहाँ पे, 7 वास्तविक नगर थे। और वो 7 वास्तविक नगर में आप 1 बाय 1 करके इसको लिखिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हड़प्पा लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो को लिख लीजिए, उसके बाद चनोदर को लिख लीजिए, चनोदर। उसके बाद जो है आपको लोथल लिख लीजिए, कालीबंगा लिख लीजिए, लोथल कालीबंगा लिख लीजिए, वानावली को लिख लीजिए, धोलावीरा को लिख लीजिए, धोलावीरा। तो ये जो है मान के चलिएगा 7 वास्तविक नगर हैं यहाँ के, ठीक है। जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो यही सब मेन नगर होगा। उदाहरण जो देंगे तो इन्हीं में से देंगे उदाहरण आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहले ये बात आपको क्लियर हो गया कि प्रमुख नगर जिस पर हम फोकस करें यही सब पे करेंगे। अब ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसके अगर विशेषता को देखिएगा तो ये सब के सब जो एक है, एक पैटर्न है सब में, जो बसे हुए रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे सभ्यता बसे हुए हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे। और ये कॉमन विशेषता, और जो कॉमन से हटेगा वही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शनल जो चीजें होंगी वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा अंतर कहाँ पे आ गया, जहां अंतर आ गया, जो एग्जाम्पल में अंतर आ गया, वो आपका क्वेश्चन सेगमेंट बन जाएगा। जैसे पहला आप मान के चलिए नगर स्थापत्य की जो विशेषता पढ़िएगा तो इसमें एक बात मिलेगा आपको कि योजनाबद्ध, यानी कि जो नगर है योजना है, बद्ध माने पूरी तरीके से योजनाबद्ध है, दिखेगा दूर से ही कि बड़ा ही सोच समझ के नगर को बसाया। ये कॉमन है, वो हर जगह है, इसके एक्सेप्शन नहीं है। अब आप इसको पढ़िए, नगर स्थापत्य की विशेषता और इसमें अंतर क्या। 2 डायमेंशन बनाइए, नगर स्थापत्य की विशेषता, एक डायमेंशन में, एक डायमेंशन इसमें अपवाद क्या है। तो माने इसमें विशेषता जो होगा वो कॉमन जो होगा वो आपको पूछेगा नहीं, जहां वो चीज कॉमन नहीं होगा वो अपवाद हो जाएगा, एक्सेप्शन केस होगा, वो एग्जाम में पूछता है। जैसे कि प्लान्ड लेआउट पे शहर बसा हुआ है, यानी कि योजनाबद्ध विन्यास है, योजनाबद्ध विन्यास। ये जो नगर है पूरी तरीके से योजनाबद्ध है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लान्ड लेआउट। तो इसमें किसी में कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि इसमें अपवाद नहीं, अपवाद क्या इसमें नहीं है, ये सब क्लियर है, जितने सारे वो योजनाबद्ध है, एकदम प्लान्ड लेआउट पे है। तो पहली बात तो आप यहां से पकड़ लीजिए। दूसरी बात जो है, ये जो शहर है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे है, तो नगर आकार में आयताकार ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ। नगर आकार में जनरली क्या है, आयताकार ग्रिड पैटर्न पे है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे। ये सवाल कई बार आया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता जो बसा है कैसे है, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे बसा हुआ है। ये बात तो आपको माइंड में एकदम सेट कर लेना है। अब इसमें अपवाद है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ शहर जो है इस पैटर्न से हट के बन गया है। जैसे वानावली क्या किया है, वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न नहीं है। वानावली जो है यहाँ लोअर टाउन की कुछ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो शहर है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे है,
यहाँ की जो सड़कें हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है, यानी नगर आकार में आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ। इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि सड़कें यहाँ 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। इसमें ऐड करते हैं इस साइड से, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। अब यहाँ पे देखिए अपवाद है वाना वाली, यहाँ की सड़कें समानांतर निकल गई है, 90 डिग्री कट नहीं किए, ठीक है ना। यहाँ के लोअर टाउन की कुछ सड़कें, लोअर टाउन की कुछ सड़कें, ठीक है, समानांतर निकल गई है, समानांतर निकल गई है, यानी पैरेलल निकल गई है, 90 डिग्री नहीं काटी है। तो लोअर टाउन कुछ सड़कें समानांतर निकल गई है। ये जो प्लेस है ये है वाना वाली। कौन प्लेस है? वाना वाली। ये आपका एग्जाम्पल हो गया वाना वाली, और ये एक्सेप्शन केस हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। जो कुछ सड़कें हैं समांतर निकल गई है लोअर टाउन की, वो कौन है? वाना वाली है। जबकि आयताकार ग्रिड पैटर्न है 90 डिग्री एक दूसरे कट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पैरेलल निकल गई। तो ये एक्सेप्शन है और ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एकदम फिक्स है। वाना वाली आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब देखिए एक प्लान पे हो गया, अब दूसरा फॉर्मेट पे इसको फिर देखिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर है ऊंचाई पर बसाए गए हैं, समूह तल से ऊंचाई पर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर, ठीक है, ऊंचाई पर बसाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है वो क्या किए हैं? ऊंचाई पर बसाए गए हैं, ऊंचाई पर, हाइट पर बसाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि एक टाउन अपर होगा एक लोअर होगा, इन जनरल है, ठीक है। बट इसमें अपवाद है, क्या आ गया? अपवाद ये है कि ऐसा अपवाद नहीं है, इसमें भी नो केस है, यानी कि इसमें भी नो केस है कि नगर ऊंचाई पे बसाए गए हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका वो नहीं बनता, लेकिन एक डायमेंशन हो गया कि जब आप पढ़िएगा इस पैटर्न पर भी सोचना है आपको नगर को। फिर तीसरा जो पैटर्न है, नगर दो भाग में विभाजित है इन जनरली, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन में, इन जनरल है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन धोलावीरा का है जिसमें मिडिल टाउन आ गया है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आप सीधा यहाँ लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगरें हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें हैं वो दो भागों में विभक्त है। दो भागों में क्या है? विभक्त है। हड़प्पा सभ्यता की नगरें दो भागों में विभक्त है। एक अपर टाउन बोलते हैं और दूसरा को लोअर टाउन बोलते हैं। ये एकदम फिक्स है कि जो नगर शहर है दो भागों में बटे हुए हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं। धोलावीरा जो है, अब इसका एक्सेप्शन आ जाएगा तो आपको एक्सेप्शंस को लिखना है। धोलावीरा में, ठीक है, नगर अपर टाउन लोअर टाउन, अपर टाउन लोअर टाउन एवं मिडिल टाउन में विभक्त है। अपर टाउन लोअर टाउन एवं मिडिल टाउन में विभक्त। तो ये वाला जो है आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो अपर टाउन लोअर टाउन मिडिल टाउन में विभक्त है, धोलावीरा। अब इन जनरल बात है कि जो सड़क है यहाँ की जो नगर है, एक भाग पश्चिम वाला है और एक भाग पूरब वाला भाग है।
तो पश्चिम वाला जो होगा हमेशा ऊंचाई पे होगा, ठीक है, और वहां हमेशा कम लोग रहेगा, ये एकदम जनरल बात है, ठीक है ना। और घेराबंदी भी किया हुआ रहेगा, ये भी जनरल बात है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन मिल जाएगा, तब आप उसको एनालिसिस करके अभी पढ़िए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा एकदम एक एक डायमेंशन पर क्लियर रहे, ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको ये नहीं लगे कि मैंने इसको पढ़ा नहीं था अच्छे से। जैसे एक पार्ट हमने नगर स्थापत्य को उठाया, तो पहले इसको हम लोग समझ रहे हैं एक एक चीज। अब एक डायमेंशन आपको बनना है, हड़प्पा के जो नगर हैं, ठीक है, एक भाग पश्चिमी टीला है और एक पूर्वी टीला है, वेस्टवार्ड है और एक ईस्टवार्ड है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर के एक भाग को पश्चिमी टीला तथा दूसरे भाग को पूर्वी टीला, वेस्टवार्ड एंड ईस्टवार्ड, पूर्वी टीला एक भाग को पश्चिमी टीला तथा दूसरे भाग को पूर्वी टीला कहा जाता था, ठीक है। अब पश्चिम वाला है तो हमेशा पश्चिम की ओर है, पूर्व वाला है तो हमेशा पूर्व की ओर है, यानी कि देखिएगा इसमें हड़प्पा के नगर के एक भाग को पश्चिमी टीला और दूसरे भाग को पूर्वी टीला कहा जाता था। जैसे कि ये देखिए, ये वेस्टवार्ड है आपका, वेस्टवार्ड, ठीक है, और नीचे उतरिए ईस्टवार्ड, ये हो गया ईस्टवार्ड। ये जो वेस्टवार्ड है, ये इसके बारे में जानिए, तो ये हमेशा क्या होता है, पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम की ओर होता है, ये हमेशा क्या होगा, पश्चिम की ओर रहेगा, पहला बात वेस्टवार्ड। दूसरा बात अधिक ऊंचाई पे रहेगा, ये अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ, ठीक है। तो ये अधिक ऊंचाई पर बसा होगा, पश्चिम की ओर होगा, हमेशा क्षेत्रफल में कम है, हमेशा क्षेत्रफल में क्या है, ये कम है। उसके बाद हमेशा आबादी में कम है, ये आईएएस का एग्जाम दीजिएगा और ऐसी डीपली लेके जाता है क्वेश्चन को, जब तक आप समझे नहीं है एक एक बात को, फिर फंसा लेता है क्वेश्चन। सर का जो है ये अधिकांश भाग फोर्टिफाइड है, जैसे वेस्ट को क्या करे, ऐसे ऐसे करके घेर देगा चारों ओर से, फोर्टिफाइड ऐसे करके चारों ओर से, क्या है, ये फोर्टिफाइड है। ये जो अधिकांश हिस्सा है दुर्गीकृत फोर्टिफाइड होता है, ये अधिकांश हिस्सा दुर्गीकृत है, अधिकांश हिस्सा दुर्गीकृत होता था, चारों ओर से फोर्टिफाइड कर दिया जाता था। क्या होता था, फोर्टिफाइड होता था, ये घेर दिया जाता था चारों ओर से, तो फोर्टिफाइड होता था। और ये जो है शहर, इसमें जो है देखा जाए तो एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला इसको कहा गया है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और ये जो है वीआईपी लोग रहता था इसमें, क्योंकि ये हमेशा कम लोग हैं, तो यहाँ वीआईपी लोग रहेगा, ठीक है। तो ये वीआईपी बस्ती है। वेस्ट वार्ड में एक बात और जो दीजिएगा, यह वीआईपी बस्ती होता था, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन था ये वीआईपी होता, यह वीआईपी या यहाँ वीआईपी लोग रहते थे, यहाँ वीआईपी लोग ही रहते थे। अब इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन केस है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे देखिए इसके एक्सेप्शन केस को गौर कीजिएगा, पश्चिम की ओर पूरा ये था, ये पूरब की ओर था, पूरब वाला, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है,
ये पश्चिम पूरब को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अधिक ऊंचाई को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कम क्षेत्रफल को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा फोर्टिफाइड होता था, ये एक्सेप्शन है। जैसे कि कोटडीजी और चनौदा, इसका अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं था। अब अपवाद याद रखिएगा, यहाँ बताया कि अधिकांश क्या होता था, वो दुर्गीकृत होता था, लेकिन क्या है कि दो ऐसे जगह मिले हैं, एक को चनौदारो मिले हैं, एक कोटडीजी मिला है, चनौदर एवं कोटडीजी, चनौदर एवं कोटडीजी, ठीक है, के अपर टाउन के अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं था। तो चनौदार और कोटडीजी का जो अपर टाउन है ये क्या है, फोर्टिफाइड नहीं है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि जो फोर्टिफाइड नहीं है तो इसको याद रख लेना है, क्या परेशानी है, इसको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी में है, अब इसी सेक्शन में चल रहे हैं। उसके बाद जो है हाँ फोर्टिफाइड नहीं है। उसके बाद ये गढ़ी बगेल जो शहर है, गढ़ी बगेल, यानी कि यहाँ गढ़ी होता था, शहर के जो ये हिस्सा होता था जो दुर्गीकृत होता था उसको बोलते हैं गढ़ी क्षेत्र। लेकिन यहाँ दो क्षेत्र है जो गढ़ी नहीं है, अपवाद। एक बात यहाँ लिखना है तो लिख लीजिएगा, इस साइड पहले फिर इस साइड लिखिएगा। इस शहर का जो दुर्गीकृत हिस्सा होता था उसको गढ़ी बोला जाता था। शहर के दुर्गीकृत जो फोर्टिफाइड था, शहर के दुर्गीकृत हिस्से को गढ़ी, गढ़ी, गढ़ी के इंग्लिश में सिटाडेल बोलते हैं, सिटाडेल, ठीक है, एरिया, गढ़ी क्षेत्र, शहर के दुर्गीकृत होगा गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था, जो फोर्टिफाइड एरिया होता था, ठीक है, ये बात है। लेकिन अपवाद देखिए इधर से फिर इस चीज का है, इस पॉइंट पे अपवाद है कि कोटडीजी और चनौदर गढ़ी नहीं है किया हुआ, कोटडीजी एवं चनौदर, कोटडीजी एवं चनौदर, ठीक है, गढ़ी बगेर, कोटडीजी एवं चनौदर बिना गढ़ी के बसे शहर थे। यानी ये अपवाद माइंड में रखना है कि कोटडीजी है और चनौदर, यहाँ गढ़ी नहीं है, गढ़ी नहीं किया गया है, बिना गढ़ी के ये शहर बसे हुए हैं। तो ये चीज पे जहां जहां अपवाद है वहां वहां चीज को याद रखना है, एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। तो आपको ये चीज लिखा गया होगा। अब दिमाग में ये लाना है अगला पॉइंट कि दुर्गीकरण किस चीज से किया है, फोर्टिफिकेशन किस चीज से किया गया है। तो जनरली जो है कच्ची मीट या कच्ची ईंट से फोर्टिफिकेशन किया गया है, ठीक है, यानी कि आगे फॉर्मेट पे लिखना है, दुर्गीकरण में किस सामग्री का इस्तेमाल है, इस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो आप दो चीज लिखिएगा, एक तो कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी से या कच्ची ईंट से, ये दो चीज से किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद जाइएगा, अपवाद के केस को, तो सुप्राजेंडोर और रोजडी जो है, सुप्राजेंडोर एवं रोजडी,
सुट्राजेंडोर एवं रोजडी, ठीक है, में अपर टाउन को पत्थर की सहायता से ठीक है घेरा गया है। सुट्राजेंडोर एवं रोजडी में अपर टाउन को क्या किया है, पत्थर की सहायता से घेरा गया है। पत्थर की सहायता से क्या किया है, घेरा गया है। सुट्राजेंडोर एवं रोजडी में अपर टाउन को पत्थर की सहायता से घेरा गया है, ये पॉइंट है। दूसरा क्या है कि मोहनजोदड़ो में जो है दुर्ग क्या है, कुछ पक्की ईंटों से की गई है। मोहनजोदड़ो में दुर्गीकरण फोर्टिफिकेशन, मोहनजोदड़ो में दुर्गीकरण फोर्टिफिकेशन पक्की ईंटें से की हुई है, पक्की ईंटों से की गई है। अब आप सोच रहे होंगे अगर आपको इस तरह से कोई सिस्टम में नहीं पढ़ाएगा तो क्या इतना फैक्ट याद रह जाएगा क्या? कोई बच्चे का खेल है क्या याद रख लेना? पढ़ने के लिए तो किताब में भी लिखा हुआ है जी, क्या याद रह जाता है लोगों को किताब? इसीलिए गुरु का ज्ञान जरूरी होता है। गुरु क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, रास्ता दिखाते हैं आपको पढ़ना कैसे है, सोचना कैसे है। अब केवल पढ़ना है वो भी नहीं होता है आप लोग से। अब इतना सिंपल लिखवा दिए है, अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे ट्रेस होगा, कैसे। अब आपकी औकात से बाहर जाएगा क्या बीपीएससी का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन? इसलिए अपना औकात इतना बढ़ा लीजिए कि एग्जाम आपके अंदर आ जाए, आप ना एग्जाम के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ लाइव का सवाल है, मजाक नहीं करना है ना। इसलिए डिटेल्ड में अब आप पढ़ रहे हैं, नगर नियोजन है तो समझ रहे हैं। इतने डायमेंशन जो मैंने दिए हैं, किसका औकात है कि तरह वो बता देगा इस चीज को, और इसके लिए उसे कितनी बड़ी तपस्या होगी, बलिदान देना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में मुझे बलिदान देना होता है। 1-2 साल का ज्ञान अर्जन में नहीं कर सकता है कोई ऑप्शनल, 10 साल 15 साल वो दिया होगा उस विषय को, तब जाकर आपको सिस्टम में पढ़ा रहा है। तो याद करना है, केवल आप अपना वो करिए, जो आपकी लाइबिलिटी है उसको पूरा कीजिए आप। नहीं मुझे सर बोले हैं याद करना, तो याद करना, इतना करना है आपको। बैठे बैठे सब अब एग्जाम में जाइएगा, आराम से आपको बनेगा क्वेश्चन। पीटी में भी कभी परेशान नहीं करेगा, कोई भी डीपली क्वेश्चन जिसको लोग कह रहा है वो क्वेश्चन सबसे आसान लगेगा। तो टाइम दे रहे हैं ना, समय की सब चीज का बात है, समय समय का बात है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मैंने बार बार बोला है अपवाद याद रखिएगा, अपवाद एक्सेप्शन। इन जनरल बात क्या है, जब सवाल यूपीएससी में बनता है तो इन जनरल उठाएगा आपको, वो फैक्चुअल बीपीएससी में उठाएगा। अपवाद वाला बात पूछेगा तो बीपीएससी में पूछेगा आपको, या यूपीएससी में भी कोई कंफ्यूजिंग डाटा देकर के आपको पूछेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो यूपीएससी के भी क्वेश्चन में तो परेशानी नहीं होगी बनाने। अब देखिए, अब आगे ये है कि जो लोअर टाउन है उसकी विशेषता क्या है। अपर टाउन पर तो हमने बहुत बात कर लिया, अब एक पॉइंट पे हम बात करते हैं लोअर टाउन की विशेषता। जो लोअर टाउन है इसकी विशेषता क्या है। तो जब जाइएगा तो ये हमेशा तुलनात्मक रूप से पूरब को, हमेशा तुलनात्मक रूप से पूरब की ओर, ठीक है। पहला बात ये क्या होगा, पूरब की ओर होगा। जो दूसरा बात है अधिक ऊंचाई पर होगा। अधिक ऊंचाई नहीं, कम ऊंचाई होगा ना, पश्चिम बंगाल ज्यादा ऊंचाई पे है, ये कम ऊंचाई होगा। अपर टाउन के तुलना में कम ऊंचाई, ऐसे करके लिख देते हैं। अपर टाउन की तुलना में क्या है, ये कम ऊंचाई पर है, कम ऊंचाई पर स्थित। अपर टाउन की तुलना में क्या है, कम ऊंचाई पर स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अधिक क्षेत्रफल पे है, उसका क्षेत्रफल कम था, अधिक क्षेत्रफल में बसा हुआ, अधिक एरिया में बसा हुआ, अधिक क्षेत्रफल में बसा हुआ है।
इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद पूरी तरह से योजनाबद्ध है, पूरी तरीके से प्लान है तो योजनाबद्ध है, पूरी तरह से योजनाबद्ध है, प्लान्ड है, प्लान योजनाबद्ध हो गया, पूरी तरीके से क्या है, योजनाबद्ध है। आयताकार है, आयताकार शेप में, आयताकार शेप में है, और अधिक आबादी बसे होने की संभावना, अधिक आबादी, अधिक आबादी की बस्ती, ठीक है। और प्राय दुर्गीकृत नहीं, लोअर टाउन को फोर्टिफाइड नहीं किया जाता था, प्राय जो है दुर्गीकृत नहीं, फोर्टिफिकेशन जो है जनरल नहीं किया। ये इन जनरल बात आप पढ़ रहे हैं कि लोअर टाउन जब हम बोल रहे हैं तो क्या है कि कम ऊंचाई पे है अपर टाउन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्षेत्रफल जो है इसका क्या है, अधिक है अपर टाउन के कंपैरिजन में, योजनाबद्ध है, प्लान है, पूरी तरीके से आयताकार शेप में है, अधिक आबादी की बस्ती है ये, और फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है लोअर टाउन का। ये जनरल कंसेप्ट है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है अपवाद को। अब इसमें देखिए अपवाद, जिस पॉइंट पे अपवाद है, एक्सेप्शन है, उस पे हम बात करते हैं। इसमें अपवाद एक कालीबंगा का है, ये अपर टाउन जिसका लोअर टाउन दोनों अलग अलग फोर्टिफाई कर दिया है, अपर टाउन लोअर टाउन दोनों को क्या किया, अलग अलग घेर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा वो स्थान है जिसका अपर टाउन एवं लोअर टाउन अलग अलग दुर्गीकृत है। माने लोअर टाउन, जैसे मान लीजिए अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है, तो जनरली लोअर टाउन नहीं था घेराबंदी किया हुआ, लेकिन यहाँ पे अपर को ऐसे फोर्टिफाई कर दिया है और लोअर को भी ऐसे फोर्टिफाई कर दिया है। ये कालीबंगा में ये केस है, और अलग अलग वाला बात आपको कालीबंगा को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो है मेन डिवीजन अपर टाउन लोअर टाउन है, अपर टाउन लोअर टाउन, इसमें फर्क स्पष्ट है। जाएगा कोई भी अनारी आदमी भी देख के कह देगा ये अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है, लेकिन कुछ सर ऐसे हैं जहां पे फर्क नहीं पता चलता है कि लोअर टाउन कौन है अपर टाउन कौन है, तो वो एक्सेप्शन वाला में आ जाएगा। यानी देखिए ऐसे लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर शहर, हड़प्पा सभ्यता के नगर शहर अपर टाउन और लोअर टाउन में, अपर टाउन एवं लोअर टाउन में विभाजित है, जिसका फर्क दिखता है, स्पष्ट है, जिसका फर्क क्या है, दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर शहर अपर टाउन एवं लोअर टाउन में विभाजित है, जिसका फर्क दिखता है, फर्क क्या है, दिखता है, ठीक है। लेकिन अपवाद देखिए क्या है, अपवाद जाइएगा तो लोथल और सुरकोट-टाडा एक ही धरातल पर बसा हुआ शहर है, लोथल एवं सुरकोट-टाडा एक ही धरातल पर बसा शहर, सिंगल फोर्टिफाइड टाउन है ये, सिंगल, ठीक है, फोर्टिफाइड टाउन, फोर्टिफाइड टाउन है। लोथल और सुरकोट-टाडा एक ही धरातल पर बसा शहर है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखने का है, ये सभ्यता में क्या है कि जगह जगह जो है प्रवेश द्वार लगे हुए हैं। जब आप वीआईपी एरिया में जाइएगा तब प्रवेश द्वार बना हुआ है, और प्रवेश द्वार है तो वहां बुर्ज लगा हुआ है, बुर्ज। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है इसमें, जैसे कि कालीबंगा में सबसे अधिक बुर्ज है, सुरकोटाटा और धौलावीरा है, यहाँ प्रवेश द्वार का साक्ष्य मिला है, सुरक्षा प्रहरी का कमरा का ये सब साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में गढ़ी का आंतरिक साक्ष्य मिला है। तो दो तीन चीज देखिए यहाँ पे आपको समझ के लिखना है। देखिए एक बात है कि शहर में प्राय जो शहर में प्रवेश करते हैं, प्राय शहर में प्रवेश करने के लिए ठीक है, प्रवेश द्वार से निश्चित रूप से प्रवेश द्वार से गुजरना है, और जगह जगह बुर्ज बने हुए हैं, और जगह जगह बुर्ज बने हुए हैं। प्राय शहर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार से गुजरना है, और जगह जगह बुर्ज बने हुए हैं, ये चीज है। अब इसमें देखिए अपवाद केस में आइएगा तो कालीबंगा में सबसे अधिक बुर्ज है। बुर्ज मतलब सर? सुरक्षा द्वार है, इसको आप सिक्योरिटी द्वार बोल सकते हैं। जगह जगह बुर्ज बना है तो इसको आप सिक्योरिटी द्वार बोलते हैं। सिक्योरिटी द्वार सुरक्षा के द्वार है, सुरक्षा के दरवाजे हैं, ये आप बोल सकते हैं, मैंने समझने के लिए। ठीक है, और बुर्ज का इंग्लिश भी मैं चेक कर देता हूँ, शायद बुर्ज ही होता है, क्या होता है ये इंग्लिश में। सर जो प्रिजन में ऊपर वाला होता है वॉच टावर, वो है क्या? वॉच टावर टाइप का, हाँ उसी तरह का होता है, लेकिन इसको बुर्ज ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको बुर्ज बोलते हैं। ये क्लियर रखना है आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बुर्ज को इंग्लिश वर्ड दे रहा है टूरेंट, टूरेट दे रहा है, TURRET, समझे। बट टूरेट पॉपुलर वर्ड मुझे नहीं लग रहा है, बुर्ज ही लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। और ये समझिएगा सुरक्षा के लिए होता है, ये बना हुआ है जगह जगह। अब चलते हैं हम लोग, ये बात हम बताने जा रहे थे, जो कालीबंगा है इसमें सबसे अधिक बुर्ज मिला है। कालीबंगा में सबसे अधिक बुर्ज मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है सुरकोटाडा एवं धौलावीरा, सुरकोटाडा एवं धौलावीरा, ठीक है, से प्रवेश द्वार का, से प्रवेश द्वार का साक्ष्य मिला है। यहाँ सुरक्षा का भी, प्रहरी का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ सुरक्षा प्रहरी का भी
साक्ष्य मिला है। जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसका भी जो है यहाँ से प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेन बात को शहर नगर प्लानिंग के तहत इसको पढ़ लिए हैं। अब कल जो है आपको आगे का सेक्शन में बताएंगे। अब सड़क के बारे में बताना है आपको, सिक्योरिटी के बारे में बताना है, जल निकास के बारे में बताना है। तो ये क्या है, टॉपिक को ब्रेक करके आप समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन रह नहीं जाता है। कोई भी सवाल अगर इस टॉपिक पे आता है नगर स्थापत्य पे, तो आप आराम से बता सकते हैं उसको। लेकिन देखिए इसमें समय तो लगा आपको, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, ये बात है। क्वेश्चन जब आएगा तो आराम से बताइए। तो चलिए, तब आज हमने इतना बताया। अब आप लोग का फर्ज बनता है कि रिवीजन अच्छे से करिए और बार बार पढ़िए, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, मैं पूछूं तो मुझे निराश ना होना पड़े। अब हम कल जो है आप लोग से बात करेंगे। फिर कल तो संडे है, कल छुट्टी दे देते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। परसों आप लोग हमको बता दीजिएगा कि एक अल्टरनेट में कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। क्योंकि मेरे प्रयास आपके रिजल्ट के दिशा में है, तो स्वाभाविक है आप देख लीजिएगा। आप सब लोग की जो राय होगी, मैं एक सब्जेक्ट अल्टरनेट में डालना जा रहा हूँ। जैसे एक हिस्ट्री चलता रहेगा, ऑप्शनल और जीएस का तैयार हो जाएगा आपका। एक अल्टरनेट में दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे कि आपका एक एरिया बनता है बिहार स्पेशल का, एक साइंस का बनता है। आप जो सजेस्ट करेंगे मुझे, एक करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स अगले महीना में रख लेंगे, उसका दूसरा डेली रख लेंगे, कवर करा देंगे वहां से। एक महीना मुझे दूसरा सब्जेक्ट बढ़ाने दे दीजिए ताकि वो भी कवर में आ जाए। करंट अफेयर्स को उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो रोज 15 मिनट 10 मिनट करके उसको कवर करवा देंगे। जितना पढ़े उससे आगे कवर करा लेंगे। तो ये चीजें हैं। और बाकी एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो आपके 3 पार्ट कवर हो गए, तो 90 नंबर का कवर हो गया। फिर आगे और पार्ट्स को करते रहना है। रजनीकांत जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर करंट अफेयर के लिए बोल रहे थे, अगर हो सके तो संडे बिल्कुल, करंट में को। बोला ना, मई के बाद जून से करंट अफेयर्स को रखते हैं। जून 10 तारीख के बाद करंट को आप पढ़े हुए हैं वहां से फिर अपडेट करवा देंगे। और थोड़ा सा जो है सो कुछ और भी, जो आप चूंकि स्पेसिफिक प्लेस पूछने लगा है, तो अब जब पढ़ाएंगे ना तो वो बता दिया करेंगे कि आप अब यहाँ तक पढ़ लीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए। अभी तक सर स्टेट या दिया। हाँ, सप्ताह में अगर एक दिन भी दे दीजिएगा तो जो ब्रेकअप हो रहा है हम हम लोग का डेली पढ़ाई देंगे, देखिए डेली देंगे, डेली देंगे। एक दिन वाला भी रहने दे, डेली देंगे। जब भी करंट सेशन देंगे डेली देंगे। हो सकता है करंट का सेशन यूट्यूब पर भी दे दें इस बार, हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब बात कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज चैनल है ना, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो उस पर जाना पड़ता, देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा चैनल। इस वजह से वहाँ हो सकता है दे दे क्लास। तो करंट के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। करंट के 1 महीना क्लास काफी है, बट वो आधा घंटे के भी 3 महीना खींचेंगे तो पूरा अच्छा से करवा देंगे करंट। करंट में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन बियॉन्ड भी जाता है तो क्या करिएगा। तो पैटर्न जब क्वेश्चन सेट करने वाला तो अपना दिमाग से निकलता है, पढ़ाते तो हम चलिए सारा मैक्सिस को लेके। अब उसको आलतू फालतू एसपीडी उठा के पूछ लेगा तो क्या करिएगा। तो खैर चलिए, अब हम कल की परसों क्लास लेते हैं, उसको बात करते हैं। अब सेशन क्लोज करें।